तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? या तो नोज से स्टार्ट होगा या माउथ से। ठीक है, या तो किससे स्टार्ट होगा? नोज या माउथ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लेकिन नॉर्मली जो आते हैं वो ऑर्गन कौन कौन से आते हैं? नोज हो गया, नोज का वर्ड रूट क्या होता है? इसको पता है नोज का वर्ड रूट? राइनो। नोज का जो वर्ड रूट होता है वो क्या होता है? राइनो। या तो हम राइनो बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नेजो। हाँ, नेजो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। कितने पार्ट होते हैं फेरिंग्स में? तीन। कौन कौन से? लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। उसके बाद आता है आपका ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया का वर्ड रूट जो होता है वो क्या होता है आपका? ट्रेकियो। ट्रेकिया का वर्ड रूट क्या होता है आपका? ट्रेकियो। उसके बाद आते हैं आपके लंग्स। ठीक है, क्या आते हैं? लंग्स। लंग्स को हम पल्मोनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनो। ठीक है, न्यूमो भी बोलते हैं और पल्मोनो भी बोलते हैं। तो जो लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं आपके? पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, फिर आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं और डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? ये बॉडी के बीच में होता है, बॉडी को डिवाइड करता है एक सुपीरियर हाँ, और थोरेसिक इंफीरियर में। कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो डिवाइड करता है ना, उसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है आपका नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है? ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लंग। ठीक है, तो हमारे फेस में ना फोर कैविटीज भी होती हैं। ठीक है, कैविटीज के मतलब साइनस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना साइनस हो गया, साइनोसाइटिस हो, तो प्रॉब्लम तो साइनस तो होता है, बट उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस। तो चार साइनस होते हैं, फ्रंटल, एथमोइड, मैक्सिलरी एंड स्फिनोइड। ठीक है, क्या हुआ? पीपीटी में जाओ ना, उसमें लॉग इन करके अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाला वो खोलो ना। साइनस होते हैं आपके फ्रंटल, एथमोइड, मैक्सिलरी एंड स्फिनोइड। ठीक है, फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखो क्या क्या आता है आपका? टर्मिनेट्स। ठीक है, तो नेजल टर्मिनेट्स होते हैं आपके, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अपर, ये देखो, ये इससे पहले वाला डायग्राम है ना, इसमें ये बताया है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका नेजल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स आता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है? ट्रैकिया, ब्रोंकस और लंग्स आते हैं। और ये हमारे फेस में ना साइनस भी होते हैं, तो अभी तक ये डिस्कस किया है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपका एक तो आपका टर्मिनेट्स हो गया। ठीक है, टर्मिनेट्स में तीन होते हैं, इंफीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर। ठीक है, इंफीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर। नहीं हुआ ओपन? ओके।
और फेरिंग्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, या तो हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं या हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो नेजोफेरिंग्स होते हैं उसमें एडिनोइड्स होते हैं, और जो ओरोफेरिंग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं। तो एडिनोइड एंड टॉन्सिल्स भी हमारा बॉडी का पार्ट ही होते हैं। जैसे बोलते हैं ना टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो टेक्निकली टॉन्सिल्स नहीं होते, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो ये वॉइस जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहां से हो रही है? लैरिंग से हो रही है। फिर आपका एपिग्लोटिस आता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था आपने, है ना। यहीं से आपका वो डिवाइड होते हैं आपके फूड पाइप और रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएं। फिर आता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। इसमें क्या क्या आता है आपका? ट्रैकिया, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियोस्टमी क्या होता है? तो ट्रैकियोस्टमी किसके लिए करता है डॉक्टर? रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं। एक तो आता है गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, ठीक है, और एक आता है आपका ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। तो गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब किसके लिए होगी? फूड के लिए। और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब किसके लिए होगी? रेस्पिरेशन के लिए। 10 मिनट पहले आना होता है भाई साहब। हाँ, उसके बाद आता है आपका मीडियस्टाइनम। तो आपको पता ही है, डिवीजन होता है किसके बीच में? सॉरी, मीडियस्टाइनम, वो तो डायफ्राम था। मीडियस्टाइनम बीच में होता है, जो बोथ साइड के लंग को डिवाइड करता है, ठीक है। और देखो डायग्राम देखो, इसमें क्या आ रहा है आपका? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर, लेकिन कभी इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं आपका लंग्स, है ना। तो ब्रोंकस होते हैं, पहले सीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था कि आप इसको वैसे करके लिखो असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एल्वुलाई, फिर एल्वुलस, फिर ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंकस, फिर लंग, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल से लेके लार्ज में जाना पड़ता है ना। ऐसे एक और क्वेश्चन बहुत बार आया था कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो कैसे बनती है? तो सबसे पहले सबसे छोटा पार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? सेल, ठीक है। सेल, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार सीपीसी के एग्जाम में। अभी नहीं आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता आ जाए घुमा फिरा के। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं? गर्मी लग रही है। असेंडिंग ऑर्डर में लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे अरेंज करते हैं? अनुज 10 मिनट के लिए एसी चला दे। कैसे अरेंज करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को? असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। तो आपने जैसे मैं जब आज मैंने कौन सा बताया, कौन सा क्वेश्चन सर ये एग्जाम में सीसम आता है? पार्ट नहीं क्या लार्ज इंटेस्टाइन का? हाँ जी, ये सीसम जो है ये पार्ट नहीं है क्या लार्ज इंटेस्टाइन का?
नहीं, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता, मतलब सीकम क्या होता है आपका, जॉइंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच, ठीक है। ठीक है। तो सीकम से ही टेक्निकली स्टार्ट होता है। हाँ। तो आपको जब भी मैं बताता हूँ, जैसे आज मैंने कौन सा बताया, कौन सा क्वेश्चन आता है सीपीसी के एग्जाम में, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, और एक और बताया था, हाँ सेल वाला नहीं, इसमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कौन सा बताया था, एल्वियलस, एल्विलाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकस एंड फिर लंग, ठीक है। सर आएगा कैसे क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मतलब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे छोटा पार्ट जो लंग का होता है वो क्या होता है, एल्वियलस होता है, एल्विलाई, एल्विलाई से सर एल्वियलस रेस्पिरेटरी बनता है। सिस्टम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। हाँ ठीक है। तो एल्वियलस से क्या बनता है, सॉरी एल्विलाई से एल्वियलस बनता है, फिर ब्रोंकियोल आता है, फिर ब्रोंकस बनता है, और फिर लंग्स बनते हैं, ठीक है। अब जो लंग होता है वो आपका, लंग में आपके 5 डिवीजन होते हैं। लंग में कितने डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन, 3 ऑन द राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में 2 इसलिए होते हैं क्योंकि हार्ट भी होता है, ठीक है। तो जो इनको हम क्या बोलते हैं, डिविजन्स को, लोब। तो 3 है तो इसको कैसे बोलेंगे, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, ठीक है। अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। तो अगर डॉक्टर बोलेगा कि आई हैव डन लोबैक्टमी, तो इसका मतलब क्या है कि उसने सिर्फ एक लोब निकाला है। और अगर वो बोलता है आई हैव डन बाइलोबैक्टमी, तो इसका मतलब है कितने लोब निकाले हैं, 2, ठीक है। डायफ्राम आपको पता ही है ना। रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो स्लाइड को, ठीक है। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका एपनिया। एपनिया, ए मींस विदाउट और निया मींस होता है ब्रीदिंग। तो एपनिया क्या हो गया, विदाउट ब्रीदिंग, हम बोलते हैं सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, तो दैट इज एपनिया, ठीक है। और अगर डिस्निया है तो क्या हो जाएगा, डिस मींस क्या होता है, डिफिकल्टी, और निया मींस क्या होता है, ब्रीदिंग, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। हाइपोवेंटिलेशन, एयर ज्यादा आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। हेलो, यस। हाइपर वेंटिलेशन मतलब ज्यादा एयर आ रही है ना। फिर एक होता है आपका हिमोप्टाइसिस। तो हीम मींस होता है ब्लड और टाइसिस मींस स्पुटम। तो अगर जैसे आपके खांसते हो तो कफ में आपका ब्लड आ जाता है ना, तो दैट इज हिमोप्टाइसिस। और अगर नोज से ब्लड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस। नोज से ब्लड आता है तो क्या बोलेंगे, एपिस्टेक्सिस। हाँ आएगा, इसमें है। हाइपोक्सिया क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सिया मींस ऑक्सीजन, और हाइपो मींस कम ऑक्सीजन। हाइपर कैप्निया, कैप्निया होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है आपकी बॉडी में, है ना। फिर आपका जैसे कोई भी ऑर्गन फेल हो जाता है तो ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर। अब रेस्पिरेटरी फेलियर दो तरह का हो सकता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट का मतलब है अभी अभी फेल हुआ है, और क्रॉनिक का मतलब है पहले फेल हो चुका है, बस सरवाइव कर रहा है बेशक, है ना। फिर ARDS होता है आपका अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लेकिन जो कॉमन डिजीज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती हैं वो आती हैं आपकी COPD हो गई, आस्थमा है, ब्रोंकिएक्टिसिस है ना, वो सारे हैं। फिर पल्मोनरी एडिमा है, एटलेक्सिस भी बहुत कॉमन है। जैसे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं ना तो ज्यादातर एटलेक्सिस मिलेगा ही मिलेगा उस, है ना। फिर किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, लारिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, है ना। बस क्या लगा दो, आइटिस लगा दो, ठीक है। DNS होता है आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम। DNS क्या होता है आपका, डेविएटेड नेजल सेप्टम। DNS होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव देखे, तो उनकी नाक कैसी थी, एक की इस साइड मुड़ी हुई और एक की इस साइड मुड़ी हुई। तो वो क्या है आपका, जो उसका सेप्टम है ना वो डेविएटेड है, ठीक है। डेविएटेड नेजल सेप्टम, तिरछा। और अगर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है तो वो अरविंद केजरीवाल की हिस्ट्री देख लो, है ना, सब मिलेंगे उसको। COPD, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ तो मतलब है, तो जब से न्यूज़पेपर है तो उसमें आता है ना, वो तो आएगा ही ना उसमें। तो एक्चुअली क्या है ना, आप कहाँ से याद कर सकते हो, मतलब आप कहाँ से याद कर सकते हो, आप वहां पे देखो ना। अब जैसे नेजल से जैसे डेविएटेड DNS है, तो अगर आप अखिलेश यादव का माइंड में रखोगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। तो आपको हमेशा रहेगा इसको तो DNS है ना। फिर आपका ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, ब्रोंकिएक्टिसिस, ब्रोंकियोलाइटिस। जैसे अमिताभ बच्चन है तो उसको एक डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो उसका जो हाथ है ना वो शेक करता है, वो ऐसे नहीं कर सकता, उसका शेक करेगा हाथ, तो मसल वीकनेस है। और जो क्वीन एलिजाबेथ थी, अब तो एक्सपायर हो गई, पार्किंसन में तो भूल जाते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ जो अब तो एक्सपायर हो गई, तो उसको क्या डिजीज थी, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की आदत, है ना। चोरी तो वो क्या होता था, जो जैसे एलिजाबेथ कहीं पे भी जाती थी ना, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के अपने उसमें बैग में रख लेती थी वो, है ना। तो दो लोग सिर्फ इस बात में रहते थे कि महारानी ने कुछ उठा तो नहीं लिया है यहाँ से। हाँ तो ये डिजीज है, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। हाँ तो जैसे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी कोई सी डिजीज को कैसे देखते हो। जैसे अब एक मूवी आई थी आपकी, उसका नाम था, इसकी थी काजल और अजय देवगन की थी, ठीक है, यूमी और हम। उसमें उसको अल्जाइमर्स था, ठीक है। अल्जाइमर्स होता है तो वो भूल जाती है, और इसको डिमेंशिया था। कौन सी मूवी में, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो वो क्या है, डिमेंशिया। और क्या कहते हैं, साफ सफाई की बीमारी होती है। नहीं नहीं, एक ये जैसे ये वाली मूवी थी आपकी, कौन सी, तारे जमीन पे, उसको कौन सी डिजीज थी बताओ। जो बच्चा होता है उसको कौन सी डिजीज होती है, डिसलेक्सिया। हाँ कोई नहीं, अभी थोड़ी देर बंद करके फिर ऑन करो, फिर दिखाते हैं। क्लास दे रहा हूँ इस टाइम पे, 11:30 से 1:30 1 बजे तक मैं क्लास देता हूँ। तो क्या बता रहा था मैं आपको, डिसलेक्सिया। ऐसी एक मूवी आई थी पा, उसमें कौन सी डिजीज थी उसको,
अमिताभ बच्चन को प्रोजेरिया करके कुछ थी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप फोकस, जैसे आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप उसको किसी ना किसी चीज से लिंक करो कि उसको कौन सी डिजीज थी। जैसे आप किसी ना किसी मूवी में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है ना, तो आप अगर वो माइंड में वही रखोगे, जैसे तेंदुलकर ऑलमोस्ट 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेला, क्यों नहीं खेला? कौन सी डिजीज हो गई थी उसको? टेनिस एल्बो। तो उसने वो शॉट खेलना ही बंद कर दिया। स्ट्रेट ड्राइव जब मारता था ना तो वो फिर दर्द होने लगा उसको, तो उसने वो शॉट खेलना ही बंद कर दिया, टेनिस एल्बो हो गई थी, ठीक है। अब जैसे आप किसी भी पर्सन को देखते हो बाजार में और उसकी आंख देखते हो तो उसका जो लेंस है ना वाइड हो रखा है, देख लो कैटरेक्ट है इसको, है ना। क्योंकि तो ये सीपीसी के एग्जाम में भी आता है कि डिजीज का नाम बताओ जिसमें जो लेंस है ना वो क्लाउडी हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो कौन सी डिजीज होती है? कैटरेक्ट, है ना। तभी पढ़ाया नहीं है आपको, तभी अब आएगा, आज पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। तो आस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकियाक्टिसिस, है ना, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब कॉमन डिजीज हैं जो आप जब कोई रिपोर्ट करोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो उसमें ये रिपोर्ट डिजीजेस आएंगे, ठीक है। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जैसे आपके छोटे छोटे जो एब्रिविएशन आते हैं ना उनको भी आपको याद रखना है, जैसे गर्ड, गर्ड की फुल फॉर्म क्या थी? गर्ड, गर्ड, GERD, गर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था ना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, डायग्राम भी था जब उसमें वो बैक फ्लो कर रहा था। हाँ, तो जब याद करोगे तो ही पता लगेगा, वो नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा। प्लूरल इफ्यूजन, लंग में हल्का हल्का पानी भर जाता है ना, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। जॉइंट में बन जाए, नी में भर जाएगा तो क्या बोलेंगे? पानी, नी इफ्यूजन। शोल्डर में होगा तो शोल्डर इफ्यूजन। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमो मीन्स होती है एयर और थोरैक्स मीन्स चेस्ट, जब हवा भर जाती है, हवा हो जाती है, दैट इज न्यूमोथोरैक्स। ये देखो डायग्राम आपके अगले उसमें है, देखो क्या क्या हो रहा है। ये जो सीओपीडी वगैरह होती है ज्यादातर स्मोकिंग वगैरह से ज्यादा होती है ना। सीओपीडी में लंग्स है ना सिकुड़ जाते हैं। अब लंग्स जब सिकुड़ जाएंगे तो उसमें एयर पूरी नहीं जाएगी ना, इसलिए एक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो एक डिवाइस होती है और उसके ऊपर बॉल रख देते हैं और फिर बोलते हैं इसको बॉल को ऊपर उठाना है हवा भर के, तो आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो पता लगती है कि आपकी लंग में कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब एक्टिविटी कुछ है नहीं, सुबह उठे, है ना, फोन पे लग गए, है ना, खाना पीना खाया, जॉब कर रहे हो तो ऑफिस निकल गए, और अगर कहीं ट्रेनिंग ट्रेनिंग जाना है तो वो सब कर लिया, है ना। अब दो ही तरह के लोग रह गए हैं, एक तो वो जिनकी लाइफ है ना यही भाग दौड़ से भरपूर है, और एक वो जिनको मुआवजे की जमीन मिली है, उन्होंने फॉर्चूनर निकलवाई और सुबह जिम में पहुंचे, है ना, सुबह भी जिम जा रहे हैं, शाम जा रहे हैं, वो सिर्फ बॉडी बना रहे हैं, है ना। तो दो तरह के लोग हैं, अब एक तो भाग दौड़ वाले बचे हैं। जिम में आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो 90% कौन से मिलेंगे जो बिल्कुल ठलुआ होंगे, जिनके पास कोई काम धाम नहीं होगा, है। अब ये तो देखना पड़ेगा, मैंने पूछा ही नहीं कभी, मैं एक्चुअली नॉर्मली पूछता नहीं हूँ कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, है ना, या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो मैं नॉर्मली किसी से पूछता नहीं। जब कोई आता है बात करने के लिए तो हल्का सा एक हिंट ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं किसी से पूछता नहीं। पहले तो मैं ये किसी से ये भी नहीं लेता था, हाँ, आधार कार्ड या फॉर्म में इंफॉर्मेशन, ये कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं ना, तो वहां से फिर रखना पड़ता है इंफॉर्मेशन। अब जैसे किसी के पेरेंट्स का ही कॉल आ जाता है ना, तो अब हमारे पास उनका नंबर होना चाहिए या हमें किसी के पेरेंट्स को बताना होता है कॉल करके, तो इसलिए हम पेरेंट्स का लेते हैं। और पहले क्या होता था, अभी जैसे सपोज आप मेरे पास ट्रेनिंग करने आए हो, तो अगर आपने फॉर्म देखा होगा उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ही करो, आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए कि वो भाई एग्री है ट्रेनिंग में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है
कि बच्चे ने ट्रेनिंग करी और उसके बाद बोलता है कि पेरेंट्स हमारे ये बोल रहे हैं, है ना। तो बोलो पेरेंट्स से तो डिस्कस हुआ ही नहीं मेरा। ठीक है भाई, आप आ रहे हो, हमने आपको समझाया कि भाई हम आपको नोएडा में एनसीआर में आपको प्रेफरेंस देंगे जॉब का, और अगर नहीं मिली और आपको हमसे 100% जॉब चाहिए तो हम आपको बाहर भी भेजेंगे, है ना। अब बच्चा बोल देगा कि पेरेंट्स तो मेरे मना कर रहे हैं, तो मैंने भाई पेरेंट्स से तो मेरा डिस्कस ही नहीं हुआ, है ना। तो वो सारी चीजें अब हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर लोग ग्रांटेड ले लेते थे कि जैसे किसी ने जनवरी में एडमिशन लिया है, 4 महीने ट्रेनिंग की, गायब। फिर आ रहा है दिसंबर में, सर मेरे तो ये टॉपिक छूटे हुए थे। फिर हमने फिक्स कर दिया 4 मंथ्स में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करो। जिस मंथ में आपने ज्वाइन किया है हम उस मंथ को काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे सपोज आपका बैच जून में स्टार्ट हुआ है तो हम जून का काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो आपको 31 अक्टूबर तक का मिलेगा। 31 अक्टूबर तक को आपको अपना ट्रेनिंग जॉब, ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है, सीबीसी सर्टिफिकेशन। जॉब के लिए फिर उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब हम वो 6 महीने साल, लोग मेरे पास 2-2 साल बाद भी आते थे। ठीक है, तो वो मेरे लिए मेरे प्रॉब्लम है ना। ठीक है? और अब लोग थोड़े से सिंसियर कम हो गए हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, लोग ट्रेनिंग लेके गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, फिर ट्रेनिंग करते ही क्यों हैं। कोई भी प्रोफेशन आप करते हो, चूज करते हो, तो उसमें जब तक आपका वो लास्ट स्टेप कंप्लीट ना हो, और लास्ट स्टेप क्या है, नहीं, लास्ट स्टेप है जॉब। जब तक आपकी जॉब ना लगे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप ये चीज छोड़ दोगे तो आप दूसरा करोगे, दूसरा भी छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद आपका डायग्नोसिस के बाद क्या आते हैं, आपके प्रोसीजर्स आते हैं। जैसे मैंने एक आपको बता दिया था, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, है ना। अब जैसे आपका ईजीडी कोलोनोस्कोपी थे ना, ऐसी एंडोस्कोपी होती है, कौन सी, ब्रोंकोस्कोपी, जो किससे होती है, माउथ से होती है। ठीक है, थोरैकोस्कोपी भी होती है, वो कहां से होगी, चेस्ट से। अब चेस्ट में तो कट लगाना पड़ेगा ना, चेस्ट में तो ऐसे जा नहीं सकता ना थोरैकोस्कोप, तो उसमें क्या होगा, कट लगाना पड़ेगा। और ट्रैकियोस्कोपी या ट्रैकियोस्टमी करेगा तो यहाँ पे ट्रैकिया में करना पड़ेगा उसको, ट्रैकिया यहाँ पे होता है, तो कट लगाना पड़ेगा। ट्रैकियोस्टमी, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेटर पे है, तो डॉक्टर ट्रैकियोस्टमी करता ही करता है। फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ट्रैकिया में ट्यूब डाल देता है। फिर वो देखा होगा आपने, एक एम्बू बैग होता है, उससे वो एयर देते हैं, या माउथ में एक ट्यूब पड़ी होती है, दैट इज एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, राइनोप्लास्टी, किसकी, नोज की, किसी की सुनी है तुमने राइनोप्लास्टी, नहीं। 1994 में एक टेस्ट हो रहा था इंडिया वेस्ट इंडीज का, उसमें मनोज भगोरिया की नाक तोड़ दी थी कॉटनी बॉल उसने। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी राइनोप्लास्टी हुई होगी। ठीक है, ये कितने सारे जो एक्ट्रेस होते हैं, है ना, ये कराते हैं ना, राइनोप्लास्टी कराते हैं, लिप की सर्जरी भी कराते हैं, और सर्जरी कराने के चक्कर में उल्टा हो जाता है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा इतना ही है। किसी को अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। कोई क्वेरी नहीं किसी की, ऑनलाइन में किसी को कोई पूछना है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका आई। आई ये तो करा दिया मैंने। सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आओगे तो आपको आई वाला टॉपिक मिलेगा। आई इसमें दो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट में है, लास्ट। अब जैसे हम किसी के सामने आई देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? कौन सा पार्ट दिखाई देता है आई का, बताओ। कौन ने तो दिखाई नहीं देती। सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? आईलिड। तो आईलिड तो इसमें नहीं है, तो आईलिड को हम वर्ड रूट क्या बोलते हैं? ब्लेफरो। और आई को क्या बोलते हैं? ऑफ्थाल्मो। क्या बोलते हैं? ऑफ्थाल्मो। तो जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आई में सबसे पहले हमें एक व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है ना। आईलिड को बोलते हैं ब्लेफेरो, PLEPHARO। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? व्हाइट पोर्शन। तो जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। CPC के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाइट पोर्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरा। उसके बाद अगर आप किसी की आंख होती है आपकी, ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रे होती है, तो टेक्निकली क्या होता है? आई का कलर नहीं होता, वो किसका होता है? आपका आयरिस का कलर होता है। किसका कलर होता है? आयरिस। ठीक है। और आयरिस को हम क्या बोलते हैं? आपका इरिडो, ठीक है। सर स्क्लेरा बताया था आपने। स्क्लेरा वो होता है आपका व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई। ओके। आयरिस को बोलते हैं इरिडो। जो कलर पोर्शन होता है, किसी का ब्लैक कलर है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयरिस। आयरिस का कलर होता है वो, ठीक है। फिर जब आप किसी की आंख में देखते हो तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है ना, जिससे आप देखते हो, उसको बोलते हैं लेंस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? लेंस। अभी जैसे बारिश का सीजन आएगा, फिर लोगों की आंख पिंक पिंक हो जाती है, ठीक है। तो वो डिजीज का नाम क्या होता है? कंजंक्टिवाइटिस। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके आंखों के बोथ साइड में ना हल्के हल्के से पिंक पिंक सी ना आपको लाइनिंग नजर आएगी, बेसल्स होती हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंजंक्टाइवा। क्या बोलते हैं? कंजंक्टाइवा। ठीक है। तो फ्रंट से तो नहीं दिखता है। कंजंक्टाइवा हो गया, स्क्लेरा हो गया, फिर आपका आयरिस हो गया, और आपका लेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। एक एक्वस ह्यूमर और बिट्रस ह्यूमर भी होते हैं। पहले एक्वस ह्यूमर और बिट्रस ह्यूमर देख लो। तो आपको इसमें बिट्रस ह्यूमर दिख रहा है। वैसे तो आपको एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर भी दिख रहा होगा, देखो। फ्रंट वाला जो चैम्बर है एंटीरियर आइरिस के ऊपर है, एंटीरियर चैम्बर, है ना।
और नीचे पोस्टीरियर चैम्बर है कंजंक्टिवा के नीचे। पहले वाले डायग्राम में आई के आइरिस के ऊपर क्या है, एंटीरियर चैम्बर है, और कंजंक्टिवा के नीचे क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर है ना। तो फ्रंट वाला जो चैम्बर होता है वो एंटीरियर चैम्बर होता है, और बैक वाला होता है उसमें पोस्टीरियर चैम्बर होता है। ठीक है। फिर एक होता है आपका ऑप्टिक नर्व। देखो लास्ट में देखो ऑप्टिक नर्व दिख रही होगी आपको, है ना। फिर दो चीजें और होती हैं, एक होती है आपकी कॉर्निया और एक होती है आपकी रेटिना। कॉर्निया एंड रेटिना, ये दो बहुत वाइटल पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉर्निया एंड रेटिना। तो कॉर्निया का जो वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, कैरेटो। क्या होता है, कैरेटो। और रेटिना का क्या होता है आपका, रेटिनो। फिर आपकी 3 लेयर्स ऑफ आई होती है आपकी, है ना। अब वही घुमा फिरा के वही आएगा, है ना। कॉर्निया आउटर हो गई, स्क्लेरा वाइट ऑफ आई, और कोरोइड क्या होती है, मिडिल लेयर। फिर आपका एक्वस ह्यूमर और बिट्रस ह्यूमर भी होता है ना। एक्वस ह्यूमर एंड बिट्रस ह्यूमर। एक सिलेरी बॉडी भी होता है। सिलेरी बॉडी जो, हाँ कर दे भाई। सिलेरी बॉडी होता है आपका जो लेंस को पकड़ के रखता है। ठीक है। और फिर आई की मसल्स होती हैं 6। 4 वर्टिकल होती हैं और 2 क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, है ना। इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस। तो ये 6 मसल्स होती हैं आई की। ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आई में, एक तो लेंस, स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, कंजंक्टिवा, सिलियरी बॉडी, ऑप्टिक नर्व। इतने बॉडी पार्ट। ठीक है। और उसके बाद 6 मसल्स। मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। तो 4 तो रेक्टस हो गई, और 2 ओब्लिक हो गई, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। नहीं, हॉरिजॉन्टल है आपकी 2, लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस, और बाकी 4 हैं वर्टिकल है। फिर आई की डिजीज पे आ जाओ, विजुअल डिस्टरबेंस में, है ना। एस्टिग्मेटिज्म होता है, एम्ब्लायोपिया होता है ना। हाई, तो बहुत कॉमन डिजीज कौन सी होती है, एक होती है आपकी मायोपिया, और एक होती है हाइपरोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस। और नियर साइटनेस से मतलब क्या हुआ, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखेगा, है ना। तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है, मायोपिया ही होता है।
ठीक है। और जिनको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, उनको क्या होता है? हाइपर ओपिया। हाइपर ओपिया। तो मायोपिया में क्या हो गया? पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और हाइपरोपिया में क्या होगा? दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। विजन। डिप्लोपिया, डबल विजन, दो दो दिखते हैं। फिर एक होता है आपका स्ट्राबिस्मस। जैसे मैं ऐसे बोलूंगा, हरीश, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना? या मैं, रिफाकत बताओ, तो इधर देख रहा हूंगा लेकिन पूंछ में इधर जाऊंगा, है ना? हाँ, जैसे सन्नी देओल की है ना, थोड़ा सा स्क्विंट है, उसकी आईज है ना, थोड़ी सी महंगी है, तिरछी है। फिर एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन हो गया आपका, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई और आउटवर्ड, है ना? कंजंक्टिवाइटिस मैंने आपको बता ही दिया था, पेपर में जो आता है वो आपका या तो ग्लोकोमा का आता है या कैटरेक्ट का आता है। ठीक है। तो कैटरेक्ट तो आपको पता है, ग्लोकोमा में क्या होता है? जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर ग्लोकोमा की वजह से अगर किसी को ब्लाइंडनेस होती है ना, तो वो परमानेंट ब्लाइंड हो जाता है। इसीलिए जो आई है ना, इसका प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। हम्म। आई का अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो आई की नर्व्स है ना, डैमेज हो जाएंगी ना। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कभी कभी होता है ना, आपकी आंख में दर्द होता है, तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेडेक भी तभी होता है जब आपका बीपी बढ़ता है, ज्यादातर ये एक कॉमन रीजन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपके सर में दर्द होगा ही होगा। जैसे कभी भी आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो एक बार बीपी चेक कराना, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ज्यादा सोचोगे या कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम है ना। आई में ये कॉमन डिजीज होते हैं। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि आई में अभी तक कितने क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। एक तो वो स्क्लेरा पूछ लेता है ना? दूसरा आपका कैटरेक्ट के बारे में पूछ लेता है, या फिर ग्लोकोमा के बारे में पूछ लेता है। तो अभी तक जितनी बार भी है ना, ये 3 क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ठीक है। तो ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए। जो कॉमन सर्जरी होती है आई में, वो होती है ब्लेफरोप्लास्टी। जैसे आईलिड की सर्जरी करेगा तो ब्लेफरोप्लास्टी हो जाएगा, है ना? कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी दो तरह से होती है, इंट्रा कैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर। फिर आपका ट्रेबेकुलेक्टमी हो गया, या फिर आपका रेटिना कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है, रेटिना ट्रांसप्लांट हो जाता है, फिर लेजर सर्जरी होती है, बिट्रेक्टमी होती है, पार्स प्लाना बिट्रेक्टमी। ठीक है, पार्स प्लाना बिट्रेक्टमी। तो ये कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं। और ये 3 प्रोसीजर और होते हैं, एविस्ट्रेशन, यूनिक्लिएशन एंड एक्सेंट्रेशन, जो लास्ट पेज पे है। ठीक है, एविस्ट्रेशन, यूनिक्लिएशन एंड एक्सेंट्रेशन। कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेरी नहीं है? अब हमारे सिर्फ 2 सिस्टम बचते हैं। कौन कौन से? एक है आपका एंडोक्राइन, और एक बचता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो भी आज हम खत्म कर देते हैं। हिमेटिक वगैरह भी है, अब जो भी आएगा ना अब। अच्छा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। तो बस आपको मैं ऑर्गन दिखा देता हूँ, और छोटा मोटा जो भी डिजीज होगी, तो मैं तो ये पहले मैं पढ़ाता भी नहीं था ये, है ना? फिर कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है ना, मतलब आईसीडी का, मतलब इसका डिजीज का, तो पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, पहले तो मैं छोड़ देता था एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ये 2 सिस्टम मैं पढ़ाता ही नहीं था। ठीक है, तभी पढ़ाता हूं मैं, लेकिन ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो डिफिकल्ट है थोड़े से। तो बेटर है कि जहां पे 99% चीजें यूज होंगी, आप वो कर लो, रादर देन 1% में आप स्टक हो जाओ बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारा अगला है हीमिक एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आपका आर्ट्रियल सिस्टम होता है, वीनस सिस्टम होता है, ऐसे क्या होते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं।
लिम्फ होता क्या है, कलरलेस फ्लूइड होता है ना? नहीं, लिम्फेटिक एंड हीमे, हाँ। और ऊपर होगा, मतलब कार्डियो के बाद वही स्टार्ट होता है। हम्म, है ना? तो ये कलरलेस फ्लूइड होता है आपका कंटेंट लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। इसमें क्या क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, है ना? originates in blood after filtering return to blood transport fluid and proteins back to veins absorb and transport। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन और पूछा था कार्डियोवास्कुलर में, जो वेन्स हैं उनमें क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, और उनका काम क्या होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है? जो वेन्स होते हैं उनमें वाल्व होते हैं, उनका वर्क क्या है? लिम्फ वेसल्स हो गई, आप देख लो आप, है ना? वैसे तो आपको लिम्फ नोड ज्यादा आते हैं, और ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? जैसे आर्म पिट में हो गया, आपके नेक में हो गया, इंगुइनल एरिया में हो गया, तो यहाँ पे आपको लिम्फ नोड ज्यादा मिलते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम आ जाएगा लिम्फ ऑर्गन्स का। लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आपके? टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स होते हैं, है ना? स्प्लीन हो गया। लेकिन लिम्फ नोड देखो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं ये, है ना? आर्म पिट पे हो गए, ग्रोइन एरिया में हो गए, है ना? यहाँ ज्यादा होते हैं। लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस, टॉन्सिल एंड अपेंडिक्स, ठीक है? नोट्स मतलब हाँ, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, हाँ। ये बीन शेप के होते हैं, छोटे छोटे, जैसे छोटी छोटी बीन्स होती है ना, उस शेप के होते हैं। कुछ नहीं है, एक ही डिजीज आती है, दो चार डिजीज होती है। एक तो होता है लिम्फेडेनोपैथी, जब मल्टीपल लिम्फ नोड हो जाते हैं ना, तो दैट डिजीज कॉल्ड लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है? फिर लिम्फ नोड की बायोप्सी वगैरह भी होती है, और एक्सीजन भी होता है। बोन मैरो, ये तो ऑर्गन के बारे में बता रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है देखने की, हमें पता होना चाहिए बस। थाइमस हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, है ना? फिर आ गया आपका अनीमिया। अब अनीमिया टेक्निकली क्या है? डायग्नोसिस है। हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? हिम एंड लिम्फ। तो अनीमिया किस में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है? तो जब आप कोई भी रिपोर्ट करोगे ना, तो दिन भर में कम से कम 40-50 बार अनीमिया का ही कोड लगाओगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनीमिया होते हैं, है ना? तो दो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। कॉज क्या हो सकता है आपका? ब्लड लॉस, ठीक है? इनएडुकेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स, और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। या तो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसको ब्लड लेस हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है ना? तो अनीमिया हो जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी की बॉडी में वो रेड ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे हैं, है ना? या बन तो रहे हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है उसका, तो भी अनीमिया हो सकता है। ये क्या है? कॉज। और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। सीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? हाँ, तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया, तो उसमें रेड ब्लड सेल बड़े होंगे या छोटे? मैक्रो मैक्रो मैक्रोसाइटिक में क्या होंगे? बड़े। और माइक्रोसाइटिक में, एग्जाम में आता है, ये अभी भी आता है, और कल परसों में भी किसी ने एग्जाम दिया होगा ना, उसके एग्जाम में भी आया होगा, ठीक है? तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है?
अब ब्लड लॉस अनीमिया जो होता है उसमें या तो अक्यूट होगा या क्या होगा आपका क्रॉनिक। फिर आयरन की कमी से भी अनीमिया हो जाता है आपका, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। या किसी को कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एक आपका सीकेडी की वजह से भी अनीमिया हो जाता है, अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनीमिया होते हैं, ठीक है। फिर पेपर में एक ये बहुत बार आया है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। और ल्यूकोसाइटोसिस, एक्सेसिव व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ल्यूकोपीनिया, नियामिन डेफिशिएंसी भी होती है। तो ल्यूकोसाइटोसिस में क्या हो गया, एक्सेसिव हो गए। और ल्यूकोपीनिया में क्या हो गया, कम हो गए। और ल्यूकेमिया में क्या हो गया, ब्लड कैंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीसी के एग्जाम में। ल्यूकोपीनिया भी आया हुआ है, ल्यूकेमिया भी आया हुआ है, एंड ल्यूकोसाइटोसिस भी आया हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि मेलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल हैं, मेलिग्नेंट, तो याद आया मैंने मेलिग्नेंट किस चीज के लिए यूज किया था वर्ड, कैंसर के लिए। तो मेलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं तो क्या हो गया वो, ल्यूकेमिया। क्योंकि ल्यूको मीन्स क्या होता है, ल्यूको मीन्स क्या होता है, व्हाइट। अच्छा, कलर कौन कौन से होते हैं, एरिथ्रो मीन्स रेड, ज़ैंथो मीन्स येलो, ठीक है। एरिथ्रो मीन्स क्या होता है, रेड, ज़ैंथो मीन्स येलो, ठीक है। ल्यूको मीन्स व्हाइट, क्लोरो मीन्स ग्रीन, ग्रीन। और मेलेनो मीन्स ब्लैक, मेलेनो मीन्स ब्लैक। तो कोई सा कलर भी आ जाता है, ठीक है। तो मेलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो गए, मेलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो गए, ल्यूकेमिया। केमिया के बाद क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, ल्यूकोसाइटोसिस होता है आपका एक्सेसिव व्हाइट ब्लड सेल्स, और ल्यूकोनिया होता है, ल्यूकोपनिया, LUKEOPNEA, है ना। ये होता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, PNEA, ठीक है। फिर इसमें डेफिशिएंसी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ल्यूकेमिया जो होता है उसमें 4 टाइप होते हैं, AML, ALL, CML एंड CLL। acute myelogenous leukemia, acute lymphocytic leukemia, chronic myelogenous leukemia and chronic lymphocytic leukemia, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था लिम्फेडेनोपैथी बहुत कॉमन डिजीज होती है ना, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस। तो ये भी एक डिजीजे आती हैं। फिर है आपका लिम्फोमा। अच्छा, हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये भी कॉमन आता है। अगर कोई वहां पे 60-70 ईयर का पेशेंट होगा तो ये आएगा हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। पता नहीं, साइंटिस्ट ही होगा। फिर आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो हेमेटिक वाले में मैंने आपको क्या बताया था, एक तो ल्यूकेमिया वगैरह अच्छी तरह से देख लेना, है ना। और आपको अनीमिया, अनीमिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन बहुत आए हैं, एक तो अनीमिया वाला और एक ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटिस या ल्यूकेपनिया, ठीक है।
एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में नॉर्मली तो जो होता है वो आपका एक तो ये हमारा डायबिटीज है और थायराइड है, ये किसके डिसऑर्डर है? एंडोक्राइन के ही डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। ये क्या क्या इफेक्ट करते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, स्लीप, मूड, ठीक है। इसमें भी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, एंडोक्राइन में पैराथायरॉइड, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। अच्छा, ग्लैंड क्या होती है पता है? व्हाट इज ग्लैंड? जब भी कोई भी चीज अगर हार्मोन को सीक्रेट करती है ना, दैट्स कॉल्ड ग्लैंड, ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, इंसुलिन, हाँ हाँ। तो ये भी आता है पैनक्रियाज से रिलेटेड, बीटा सेल का आएगा या फिर आपका इंसुलिन का आएगा, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये आता ही है एग्जाम में। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग्स। और टेस्टिस स्पर्म। स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडिडमाइस में, हाँ, ठीक है। फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटी सी होती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, ब्रेन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर इसमें अगर आप एक देखोगे, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो फिर एक डायग्राम बना हुआ है, कौन सी ग्लैंड क्या हार्मोन प्रोड्यूस करती है और क्या कंट्रोल करती है। देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपका नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? एड्रिनल ग्लैंड आ गई है ना। और एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन, ठीक है। फिर टीएसएच कौन प्रोड्यूस करता है? नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है टीएसएच। थायराइड तो आपका क्या प्रोड्यूस करता है? T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है? T3 एंड T4। टीएसएच तो रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, है ना, प्रोड्यूस, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? वाइल एंड बिलिरुबिन, है ना। फिर आपका एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो मेमोरी ग्लैंड्स के लिए होता है ना। फिर एफएसएच हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हो गया, है ना। देख रहे हो जो मैक्सिमम जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और देखो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, है ना, हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कर लोगे इसको? एग्जाम में तो नहीं आता है। अच्छा, मैंने एक ग्लैंड बताई थी आपको, पता नहीं बताई नहीं बताई या दूसरे बैच में बताई थी। नाम लगता है कि फीमेल वाला है लेकिन मेल में होती है, क्या नाम था उसका? काउपर्स ग्लैंड। और एक और नाम था उसका, कौन सा? बल्बो यूरेथर या बालबुथ्रिन, ऐसे कुछ नाम था। फिर ये थायराइड के बारे में बताया हुआ है कि थायराइड में कितने लोब्स वगैरह होते हैं, है ना। पैराथायराइड, फिर एड्रिनल ग्लैंड, है ना। आप छोड़ सकते हो इनको, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट करते हैं ये, ठीक है। पैनक्रियाज का मैंने बता ही दिया था आपको, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस का आ गया आपका। अलग अलग चीजें वही है, डिफरेंट डायग्राम है। फिर पीनियल ग्लैंड होती है आपकी।
बहुत कॉमन डिजीज जो एंडोक्राइन का होता है वो कौन सा होता है? डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज एंड थायराइड। थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है आपका हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको देखता हूँ मैं, करेक्ट अगर हो जाता है तो। इससे ये इमेज है ना, करेक्ट नहीं होती एक्चुअली। इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट अब कुछ नहीं होता है, यानी कि एनआईडीडीएम और आईडीडीएम नहीं होता है, अब दो ही होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो यहाँ पे गलत लिखा है, टाइप 1 आईडीडीएम है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगर डॉक्टर टाइप 1 और टाइप 2 नहीं बोलता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टाइप 2। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के देखो डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, देखो। ड्वार्फ तो पता ही है आपको, गिगाटेज ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, है ना। एक्रोमेगैली, जैसे किसी के हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई, पैर की उंगलियां बड़ी हो गई, दैट इज एक्रोमेगैली। फिर ग्रेव्स डिजीज बहुत आएगा आपका, गोइटर, ग्रेव्स डिजीज, है ना। सिंगल गोइटर भी आ सकता है, मल्टी नोडुलर गोइटर भी आ सकता है, मल्टीपल होंगे वो। थायराइड, थायराइड के केस में ही आता है ये, थायराइड में होती है डिजीज। कोई क्वेरी क्वेश्चन किसी का एंडोक्राइन में? और सबसे फिर उसके बाद बोरिंग टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इसमें यही पता नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है ना। नर्वस सिस्टम में आपके दो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल में भी दो होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल में कौन से होते हैं? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ठीक है, तो मतलब मुझे तो आज तक ये तैयार हुए नहीं, है ना, और ना ही मैंने कभी तैयार करने की कोशिश की। ठीक है, तुम लोग कर सकते हो तो कर लो, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। अब ऑटोनॉमिक में भी दो हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन याद करने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो पेरिफेरल, पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसका, एक्चुअली आपका सेरेब्रम या सेरेब्रम, इसका एक कोई फंक्शन अभी पता नहीं आता नहीं आता है, पहले फंक्शन आ जाता था कि कंट्रोल क्या करता है ये। तो सेरेब्रम, सेरेब्रम, इनके आप ये देख लो आप, सेरेब्रम क्या कंट्रोल करता है? मसल एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड बैलेंस। और सेरेब्रम क्या करता है आपका? हाँ, राइट कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन है आपका, देखो ये तीन बता रहा था मैं जो आपको, सेरेब्रम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम। हम्म, देखो इसमें भी इसके फंक्शन लिखे हुए हैं ना, ब्रेन स्टेम का क्या होता है, सेरेब्रम का क्या होता है, सेरेब्रम का क्या होता है, सब लिखा हुआ है।
उसके बाद सेरेब्रम के डिवीजन आ गए आपके, 5 लोब्स होते हैं, है ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड इंसुला। ऐसा कुछ आता नहीं है एग्जाम में एज सच, है ना, किसके लोब कौन से होते हैं, तो वो लोब के बारे में डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपका मेनिंजस आ गया आपका, एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी के 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 एनाटॉमी के और 4 टर्मिनोलॉजी के। स्पाइनल कॉर्ड आप पढ़ ही चुके हो आप, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में 5 पार्ट होते हैं, है ना, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, है ना। फिर वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्रेनियल नर्व्स आपकी 12 पेयर्स होते हैं, है ना, स्पाइनल नर्व में कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। ये मैं दिखा रहा हूं, आप जरूरत नहीं है इसमें डिटेल में डीप में जाने की, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके नाम है ना, 12 कौन कौन सी होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डिसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लिया, हमें क्या करना नाम करके, ठीक है। फिर इनके फंक्शन जरूर लिखे हुए हैं कि स्मेल के लिए कौन सी काम आती है, हेयरिंग के लिए कौन सी आती है ना। हाँ, अगर किस्मत खराब हुई और तुम्हारा आ गया एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना, लेकिन ऐसा कभी आया नहीं है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में है ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम ज्यादातर डिस्कस कर लेते हैं, डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होता है, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस बोलते हैं, इसमें बॉडी काम करना बंद कर देती है। डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, डिप्रेशन तो बहुत कॉमन है ना। एग्जाम में ये वाले आ चुके हैं, एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज, देखो क्या लिखा हुआ आगे, एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में आपके। क्लियर? नहीं नहीं, वो कंडीशन देगा जो लिखा है ना, जैसे एपिलेप्सिस में ये देगा कि सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन कॉज मसल टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिवली। फिर डिजीज बताए दे देगा 4 ऑप्शन, एपिलेप्सी होता है, बेल्स पाल्सी होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया या पार्किंसन डिजीज, ऐसे आएगा। एक्चुअली क्या होता था पहले, जब सीपी जो आईसीडी की बुक होती थी ना, या अभी भी जो इंजीनिक्स इसकी बुक होती है जो ऑप्टम वाली, उसमें डेफिनेशन लिखी होती है, जैसे कोड लिखा होता है ना, फिर कोड के नीचे डेफिनेशन होती है, एबीसी में नहीं होती है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आपको बुक है ना वहीं पे मिलेगी, अगर हम मंगा भी लें ये वाली बुक ऑप्टम वाली आईसीडी की, जैसे सीसीएस के एग्जाम में तो आप कोई सी भी बुक ले जाओ, चाहे आप ये लेके जाओ, चाहे कोई सी भी लेके जाओ, वो सब अलाउड है। लेकिन यहाँ पे तो बुक खुद देते हैं वो, और जब खुद एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो वो अपनी बुक देते हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल इतना है नहीं। हाँ, इसमें डायग्राम अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑप्टम वाली बुक होती है ना, उसमें कोई भी चीज आपका मतलब एनाटॉमी के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे उससे सॉल्व, अगर आपको नहीं भी आते हैं, हाँ टाइम लगेगा, बस सॉल्व हो जाएंगे। तो इंडिया में 2015 में बंद कर दिया था इन्होंने, 2015 तक आप अपनी बुक लेके ही जाते थे ओरिजिनल, ठीक है, फोटोकॉपी तो तब भी अलाउड नहीं करते थे, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया है तो कुछ नहीं कर सकते, वो आपको ब्रांड न्यू बुक देंगे, ठीक है, ब्रांड न्यू बुक देंगे, तो उससे ही आप क्या करोगे
एग्जाम करोगे। तो ये मोटा मोटा आपके एनाटॉमी का था, है ना। एनाटॉमी जितना आप पढ़ोगे उतना ही कम है ना। तो डेली आप एक रूटीन बना लो कि आपने कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई टॉपिक उठा के उसको पढ़ना ही है ना। आप ये मत सोचो कि आपके 8 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर आप 8 क्वेश्चन को अगर आप टारगेट लेके चलोगे ना, तो आप नहीं उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था कोडिंग सबसे